Today we will discuss the topic of chapter number 2 of Indian economy, that is Indian economy 1950 to 1990. The topic is industrial development. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का क्या रोल था इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। सबसे पहला कारण तो ये था कि शॉर्टेज ऑफ कैपिटल विद प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स थे उनके पास पैसे की कमी थी कि वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा नहीं सकते थे। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को लगता था कि जो भी चीज़ें वो बनाएंगे वो पता नहीं इंडिया की पॉपुलेशन खरीदेगी कि नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है तो लोग उनकी बनाई हुई चीज़ों को ख़रीद नहीं पाएंगे, इसलिए वो चीज़ें बनाते ही नहीं थे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर, और गवर्नमेंट चाहती थी कि सबका भला हो, सबको हर चीज़ मिले, तो गवर्नमेंट प्रोडक्शन में खुद पार्टिसिपेट करना चाहती थी। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ नीडेड। तो गवर्नमेंट खुद सोचती थी कि जैसे एक माता पिता सोचते हैं कि अपने बच्चों के लिए हमें ही सब कुछ करना है, उसी तरह गवर्नमेंट उस समय ये सोचती थी कि देश का भला गवर्नमेंट ही कर सकती है। प्राइवेट सेक्टर का तो पता है आपको कि वो तो केवल प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर इतना ज़्यादा उसमें इम्पॉर्टेंट रोल नहीं अदा कर रहा था उस समय। फिर सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 30 अप्रैल 1956। इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ का जो सिस्टम चला आ रहा था अब उसमें क्या क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत थी। पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में बनाया गया था, उसके बाद उसमें जो चेंजेस लाए गए वो 1956 में लाए गए। तो 1956 में गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरीज़ में बांट दिया, ए बी एंड सी। ए कैटेगरीज़ में 17 इंडस्ट्रीज़ आती थी, जिसमें हथियार, सेना के लिए हथियार बनाने वाली या सेना के लिए इक्विपमेंट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ आती थी, और एटॉमिक एनर्जी, सेना के लिए गोला बारूद बनाने वाली इंडस्ट्री, हैवी एंड कोर इंडस्ट्रीज़, या फिर बड़ी बड़ी मशीनों के उद्योग, या फिर एयरक्राफ्ट, सेना के लिए जहाज़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़, ऑयल, तेल के उद्योग, रेलवेज़, शिपिंग एट्सेट्रा। ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो थी इस तरह की 17 उद्योगों को जो था, ये 17 नहीं लिखे हुए लेकिन इसी तरह के और उद्योग जो जिनमें केवल गवर्नमेंट ही प्रोड्यूस कर सकती थी, प्राइवेट सेक्टर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। नेक्स्ट बी कैटेगरीज़ की इंडस्ट्रीज़ थी जो वो 12 थी। इसमें एल्युमिनियम की उद्योग, माइनिंग, ज़मीन से कोयला निकालने का उद्योग, मशीन टूल्स, मशीनों के लिए औजार बनाने वाले उद्योग, फर्टिलाइज़र्स, खाद बनाने वाले उद्योग, सेट बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर विल सप्लीमेंट इट। इस तरह के उद्योग गवर्नमेंट ही लगाएगी लेकिन उनमें प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता था गवर्नमेंट की। इसके बाद शेड्यूल सी, ऑल अदर इंडस्ट्रीज़ आउट ऑफ शेड्यूल ए एंड बी। ए और बी में जितने उद्योग आते हैं उनके अलावा बाकी जितने उद्योग थे उनमें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता था, बट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट बाय लाइसेंसेस अंडर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। लेकिन उन सभी उद्योगों में भी जिसमें प्राइवेट सेक्टर फुली कंट्रोल था, प्राइवेट सेक्टर का, जिसमें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर सकता था, उन उद्योगों के लिए भी प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 में उसके लिए लाइसेंस लेने के लिए कानून बनाया गया था। तो लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी था प्राइवेट सेक्टर के लिए, किसी भी ए और बी टाइप के उद्योगों को छोड़कर बाकी उद्योगों को लगाने के लिए। ए और बी में तो वो काम कर ही नहीं सकते थे, बी में कर सकते थे लेकिन बी में वो गवर्नमेंट की मदद कर सकते थे, फुली उस पर कंट्रोल नहीं था प्राइवेट सेक्टर का। तो कुल मिला के सारा जो ओवरऑल जो कंट्रोल था उद्योगों पे वो गवर्नमेंट का ही था। इसके बाद है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या होता है? फॉर न्यू इंडस्ट्रीज़, नए उद्योग खोलने के लिए अगर कोई प्राइवेट कंपनी नई कंपनी खोलना चाहती है, मतलब प्राइवेट प्रोड्यूसर कुछ अपनी नई कंपनी खोलना चाहता है, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, या पुरानी ही इंडस्ट्री की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहता है, मतलब और मशीनें लगाना चाहता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, या पहले जैसे वो नमक बना रहा था अभी वो सर्फ बनाने की भी फैक्ट्री खोलना चाहता है, मतलब नई फैक्ट्री खोलना चाहता है किसी नई चीज़ की, सेम प्रोड्यूसर।
ईजी टू गेट लाइसेंस फॉर यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज, मतलब इन सब कामों के लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। नया उद्योग सबसे पहली फैक्ट्री लगाने के लिए, दूसरा है अपनी ऑलरेडी जो फैक्ट्री चल रही है उसका विस्तार करने के लिए, मतलब उसी तरह की कोई और कंपनी खोलने के लिए। जैसे एक यूनिट मान लो पंजाब में लगाई है तो दूसरी यूनिट वो गुजरात में लगाना चाहता है, तो इस तरह से सेम यूनिट वो बढ़ाना चाहता है प्रोडक्शन को, तो उसके लिए और नई चीज़ बनाने के लिए, पहले किसी और चीज़ को बना रहा था, अभी दूसरी चीज़ का उत्पादन करना चाहता है, तो इन तीनों कामों के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। ईजी टू गेट लाइसेंस फॉर यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज, अगर कोई उद्योगपति अपनी इंडस्ट्री को किसी बैकवर्ड एरिया में लगाता है, किसी गांव में खोलता है, लगाता है, तो उसको लाइसेंस ईजिली मिल जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। टैक्स बेनिफिट्स एंड लो टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, और अगर वो बैकवर्ड एरिया में अपनी इंडस्ट्री लगाता है तो उसको टैक्स भी कम देना पड़ेगा अपने प्रॉफिट पे, और उसको लो टैरिफ इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, मतलब सस्ती दर पर बिजली मिलेगी। टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, तो क्योंकि वो क्या फ़ायदा कर रहा है सरकार का, वो एक तो बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे भी वो फैक्ट्री लगाएगा वहाँ पे उसको रोड बनानी पड़ेगी अपना सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों को नौकरियाँ देगा और लोगों को चीज़ें खरीदने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वहीं पे ही शॉप्स भी खुल जाएगी। सो दैट इज़ की रीजनल इक्वालिटी आएगी, मतलब वहाँ पर भी डेवलपमेंट होगी जहाँ पे वो फैक्ट्री लगाएगा बैकवर्ड एरिया में, तो इसलिए उसको ये सारी छूट मिलेंगी प्राइवेट प्रोड्यूसर को। उसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ 1955। अब 1955 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में भी कानून बनाया गया। विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी, कार्वे कमेटी, ये याद रखना, कार्वे कमेटी। विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ कमेटी, जो गांव में उद्योग खुलते हैं या स्मॉल स्केल होते हैं, जिनमें स्मॉल स्केल का मतलब जिनमें पैसा कम लगा होता है, फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, कार्वे कमेटी बनाई इन 1950। लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इन्वेस्टमेंट वॉज 50 लैक्स, मतलब जो 50 लाख रुपए तक का निवेश करके कोई फैक्ट्री खोलता है उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है। इसके बाद है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में मशीनें छोटी होती हैं तो इसलिए ज़्यादा काम मैनुअल होता है, तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है बिकॉज इट यूज़ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। गवर्नमेंट में रिजर्व प्रोडक्ट्स एंड मे गिव वेरियस कंसेशन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिग फर्म्स। गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें ही रिजर्व कर दी हैं कि ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले ही बनाएंगे, इनको बिग फर्म्स नहीं प्रोड्यूस कर सकती क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं। इसके बाद है फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब विदेशी व्यापार। सबसे पहले में हमने एग्रीकल्चर पढ़ा, फिर हमने इंडस्ट्रीज़ पढ़ा, अभी मैं फॉरेन ट्रेड बता रही हूँ। इंडियाज़ शेयर इन टोटल वर्ल्ड ट्रेड वाज 1.78 इन 1950। 1950 में पूरी दुनिया में जितना विदेशी व्यापार होता था उसमें हमारे देश का शेयर 1.78% था। इसमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी लागू की गई सरकार के द्वारा। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मतलब है जो चीज़ें हम विदेशों से इंपोर्ट कर रहे हैं वो अपने ही देश में बनाएं। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, इसमें भी यही है कि जो चीज़ें हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो चीज़ें हमें अपने देश में ही बनानी चाहिए। इट मीन्स सब्सटीट्यूशन ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। डोमेस्टिक का मतलब है हमारे देश में बनने वाली चीज़ें। सब्सटीट्यूट का मतलब है कि हम इंपोर्ट जिन चीज़ों को कर रहे हैं उनको अपनी घरेलू चीज़ों से ही सब्सटीट्यूट करें। घरेलू मतलब घर में बनने वाली नहीं, मतलब हमारे देश में बनने वाली चीज़ें। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हम अपने देश में ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो विदेशों से बन के आ रही हैं जिससे हमारे देश की चीज़ों का विदेशी चीज़ों से कंपटीशन भी नहीं हो पाएगा। अगर हम इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो कंपटीशन कहाँ से होगा। इट सेव्स फॉरेन एक्सचेंज एंड सेल्फ रिलायंस, और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि इससे जो पैसा हमें इंपोर्ट करने में, चीज़ों को इंपोर्ट करने में जो पैसा हमें फ़ॉरेन देना पड़ रहा था, मतलब विदेशी सरकारों को या विदेशी प्रोड्यूसर्स को देना पड़ रहा था, जब हम दूसरे देश से सामान खरीदेंगे तो हमें पैसा भी देना पड़ेगा, तो वो फॉरेन एक्सचेंज जो थी, जो पैसा बाहर जा रहा था हमारा इंपोर्ट करने के कारण, वो पैसा भी बचेगा। एंड सेल्फ रिलायंस, और हम हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, हमें दूसरे देशों से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसके बाद है टैरिफ एंड कोटा पॉलिसी। टैरिफ का मतलब होता है जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स लगता है।
टैरिफ मीन्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है। इम्पोर्टेड गुड्स जो भी चीज़ें हम विदेशों से मंगवाते हैं उन पर लगने वाला टैक्स जो होता है उसको टैरिफ कहते हैं। मोर टैरिफ लेस इम्पोर्ट, जितना ज़्यादा टैरिफ लगेगा उतना इम्पोर्ट कम होगा, क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी, हमें फ़ॉरेन से ख़रीदनी महंगी पड़ेंगी, तो इसलिए ज़्यादा टैरिफ लगाती थी सरकार जिससे हमारा इम्पोर्ट कम बढ़े। और कोटास का मतलब है नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ का मतलब होता है टैरिफ बैरियर्स और कोटास का मतलब है नॉन टैरिफ बैरियर, मतलब इम्पोर्ट की क्वांटिटी फिक्स कर देना। फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ इम्पोर्ट्स बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, कि हमारे देश में जो उद्योगपति हैं, प्राइवेट प्रोड्यूसर हैं जो हमारे देश में उत्पादन करते हैं चीज़ों का, वो विदेशों से कम चीज़ें मंगाएं, मतलब उनको फ़िक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा वो नहीं मंगवा सकते। जैसे पहले वो 10 मशीनें मंगा रहे थे, अब उनको फ़िक्स कर दिया कि नहीं, अब वो 2 ही मशीनें मंगवाएंगे विदेशों से। टू अवॉइड कंपटीशन विद इम्पोर्टेड गुड्स, इससे क्या होगा, अभी जैसे चाइना से सामान ला के बेचने लग जाते हैं लोग, तो हमारे पास कंपैरिजन हो जाता है ना, इंडियन चीज़ों को हम कहते हैं देसी चीज़ें हैं और चाइनीज़ चीज़ों को हम कहते हैं इम्पोर्टेड चीज़ें हैं, तो कंपटीशन नहीं होगा। अगर हम विदेशों से कम चीज़ें मंगाएंगे और अपने देश में ही ज़्यादा चीज़ें बना कर बेचेंगे तो इम्पोर्टेड गुड्स से कंपटीशन भी नहीं हो पाएगा। एंड सेव्स फॉरेन एक्सचेंज, हो गई फिर फॉरेन एक्सचेंज भी हमारी बचेगी। बेसिकली मतलब कि हमें विदेशों से इंपोर्ट कम करना है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी का मतलब यही है, टैरिफ एंड कोटा पॉलिसी। टैरिफ मतलब टैक्स जो इंपोर्टेड चीज़ों पे लगता है, और कोटा का मतलब क्वांटिटी फिक्स कर देना कि इससे ज़्यादा चीज़ें विदेशों से नहीं मंगवा सकते। इसके बाद है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो उस समय हुई उसका, जैसे एग्रीकल्चर का क्रिटिकल अप्रेजल था वैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का भी है। प्रपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रीज इन जीडीपी इंक्रीज 6% एनुअल ग्रोथ, मतलब जीडीपी में अब इंडस्ट्रीज़ का उत्पादन भी बढ़ गया था। इंडस्ट्री सेक्टर बिकेम डाइवर्सिफाइड का मतलब अब इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें बनने लगी थी, अलग अलग तरह की, लोगों के पास चॉइसेस हो गई थी। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये तो सिंपल है। प्रमोटेड ग्रोथ विद इक्विटी, अब लोगों के पास ज़्यादा चीज़ें मिलने लग गई थी लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बनने लग गई थी, तो इससे क्या था, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा था। और जो चीज़ें बन रही थी उसको बनाने वाले भी लोग ही थे, तो उनकी इनकम बढ़ रही थी, बना रहे थे, जब वो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे तो उनको इनकम मिल रही थी, तो इस वजह से देश जो था वो ग्रोथ कर रहा था। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल गुड्स, चीज़ें, स्कूटर, बाइक्स, गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा बनने लग गई। इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो थी वो देश में बनने लग गई। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हमारे देश में टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, इस तरह की चीज़ें भी जो थी वो ज़्यादा मात्रा में बनने लग गई। इसके बाद है डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेल टू अचीव, इसका क्रिटिसिज्म है अब। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ फेल्ड टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, कमी ये थी कि जो हमारे देश के प्रोड्यूसर जो चीज़ें बना रहे थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नहीं थी, अभी भी विदेशी चीज़ें जो थी वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती थी। मिस यूज़ ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी बाय बिग फर्म्स, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर टू गेट लाइसेंस, मतलब लाइसेंस लेना थोड़ा मुश्किल काम लगता था। जैसे इंडस्ट्री की ज़रूरत है, लेकिन इंडस्ट्री खोलने में लाइसेंस लेने में बहुत काफ़ी टाइम लग जाता था, और बड़ी फर्में ही लाइसेंस जल्दी से ले पाती थी, छोटे उद्योगपति को लिए लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल होता था। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन बैकवर्ड एरियाज़ में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लोग नहीं लगाते थे, चाहे उनको गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ देती थी तो भी, क्योंकि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता था। मोनोपोली ऑफ पब्लिक सेक्टर इन नॉन एसेंशियल एरियाज़, कई ऐसे एरियाज़ थे जिसमें पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट जो थी वो बिना मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखा था। जैसे ब्रेड बनाने की कंपनियां, या मान लो टीवी के चैनल हैं, टीवी के चैनल भी गवर्नमेंट ही, जैसे दिल्ली दूरदर्शन चलता था पहले, तो वही देखना पड़ता था, लोगों के पास चॉइस नहीं थी। ह्यूज लॉसेस टू मैनी पब्लिक सेक्टर फर्म्स, कई सरकारी कंपनियां इस वजह से, अननेसेसरी कंट्रोल की वजह से कई सरकारी कंपनियां लॉस में जा रही थी। लैक ऑफ मैनेजमेंट बाय पब्लिक सेक्टर, क्योंकि गवर्नमेंट ने हर चीज़ पे अपना कंट्रोल कर रखा था, तो इस वजह से क्या था, थी तो मिक्स्ड इकोनॉमी, लेकिन कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होने की वजह से गवर्नमेंट के लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। तो अभी टाइम आ गया था कि गवर्नमेंट को अपना कंट्रोल थोड़ा कम कर देना चाहिए था। तो दैट्स ऑल एंड दिस लेसन इज़ कम्प्लीटेड।